हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 2 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 2 के एंड में अपन ने मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी देखी थी। किसके ऊपर? डाइल्यूशन के ऊपर। और अपन को पता चला कि एक कंडक्टिविटी को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो होती है वो डाइल्यूशन के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, वहीं से अपन आगे स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन देखते हैं कि वो इंक्रीमेंट कैसा है, किसका? मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ। और दोनों के लिए अलग अलग देखते हैं, स्ट्रॉन्ग के इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बट रीजन बिहाइंड दिस इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज तो होती है। किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। लेकिन कितनी इंक्रीज होती है और किस कारण से इंक्रीज होती है वो दोनों अलग अलग है। पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो देखो, एक इंपैक्ट डाइल्यूशन का ये होता है कि डाइल्यूशन करने पर आयंस के नंबर बढ़ते हैं, डिसोसिएशन ज्यादा होता है। लेकिन अपन सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पहले से ही कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। तो strong electrolyte are almost completely ionized, so number of dissociate ion does not change on dilution। अब डाइल्यूशन होने पे और क्या ज्यादा डिसोसिएट होगा? पहले से ही वो कंप्लीटली ही डिसोसिएट था। यही तो वजह है उसे क्या बोला गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला गया। ठीक है, तो फिर चेंज क्यों हो रहा है? लेकिन जैसे ही अपन डाइल्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे उन इलेक्ट्रोलाइट के आयन के बीच का जो अट्रैक्शन था वो कम होता जाता है और जिससे उनका मूव करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और यही वजह है कि डाइल्यूट करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और एक चीज, इस वजह से जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ, इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पे, पर इंक्रीमेंट का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, so number of dissociate ion does not change on dilution but the interionic attraction decrease. As a result the speed of ion increase, so value of molar conductivity increase, or this variation in molar conductivity is small. Okay, next लेते हैं weak electrolyte। इसमें तो एकदम सिंपल सा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही डिसोसिएट होता नहीं, बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा और जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब क्योंकि जनरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 3 to 10% डिसोसिएट होते हैं, तो अभी भी बहुत सारा डिसोसिएट होना बाकी है। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे डिसोसिएशन बढ़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ेंगे। ठीक है, तो in general weak electrolyte are not completely ionized and ionized in small extent, और small extent में ionized होते हैं। When we increase dilution, degree of dissociation increase and number of ion also increase. As a result, molar conductivity increase and this variation is high। तो दो मेन पॉइंट है, या इंक्रीमेंट होता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने से, और या इंक्रीमेंट होता है नंबर ऑफ आयन के इंक्रीज होने से। या जो इंक्रीमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं, या इंक्रीमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट एक टर्म है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे अच्छे से समझे। देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ऐसे मतलब नहीं है कि बहुत सारा डाइल्यूट कर दिया है या जो बहुत सारा सॉल्वेंट मिला दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अच्छे से समझे। जैसे पर्टिकुलर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट था और उसे डाइल्यूट किया, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई, और डाइल्यूट किया और इंक्रीज हुई, और डाइल्यूट किया इंक्रीज हुई। लेकिन अब अगर और ऊपर डाइल्यूट करते हैं तो और फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होता। सपोज करो कि इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था 2 ml, ठीक है, और मैंने और उसमें वॉल्यूम ऐड किया। मान लो वॉल्यूम हो गया 3 ml और जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज भी हुई। फिर मैंने वॉल्यूम और बढ़ाया और वो बढ़ के 4 ml हो गया और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फिर इंक्रीज हुई। ऐसा करते करते मान लो मैं 12 ml तक पहुंच गया। 12 ml डालने पर भी वो वैल्यू इंक्रीज हुई। लेकिन जैसे ही मैंने और इंक्रीज किया, 13 ml किया, वो वैल्यू वैसी की वैसी रही मोलर कंडक्टिविटी की। 14 करने पर भी वैसी रही, 15 करने पर भी वैसी रही। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है। अब और डाइल्यूट करने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो
डाइल्यूशन जहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी, जैसे अपने इस एग्जांपल के केस में 12 ml पे आई थी, वो 12 ml क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओनली 12 ml। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट हो, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, बट इट इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ये एक सर्टेन पॉइंट तक ही इंक्रीज होती है। आफ्टर दिस नो फर्दर इंक्रीमेंट इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, उसके बाद आप डाइल्यूट करोगे तो भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। डाइल्यूशन एट विच सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या क्या होता है, तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, जितना होना है, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो पहले से ही होगा, वीक वाला भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और उनके इंटर आयोनिक अट्रैक्शन वीकेस्ट होंगे, इससे ज्यादा वीक नहीं हो सकते। और इन दोनों ही वजह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और उसे अपन डिनोट करेंगे लैम्डा इंफिनिटी, या नीचे एम भी लगाकर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यही मैक्सिमम कंडक्टिविटी जो है इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। देखो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है। डाइल्यूट करने का मतलब कंसंट्रेशन घटाना, अगर टर्म पे जाऊं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी होगी, जीरो कर दी होगी। यही वजह है कि कुछ बुक में लैम्डा इंफिनिटी की जगह लैम्डा के ऊपर जीरो सिंबल भी होता है, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, कोलराउस ने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किए, किसमें, लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन टर्म के रूट के बीच में। अब रूट सी के बीच में क्यों खींचा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है, इसलिए खींचा। और इन्होंने ये कर्व पहले किसके लिए खींचा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ध्यान से समझना, यहां पर लिया लैम्डा एम और यहां पे क्या लिया, रूट सी, ठीक है। देखो रूट सी इस तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डाइल्यूशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। इस तरफ जाने पर रूट सी या कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डाइल्यूशन डिक्रीज होगी, तो लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये अपन देख चुके हैं, डाइल्यूशन करने के साथ साथ लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो देखो यहां से इस तरफ मूव करते हैं, तो जैसे जैसे इस तरफ मूव कर रहे हैं लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहां तक अपन ने प्लॉट खींचा, अपन ने खुद ने कर्व क्या किया, प्लॉट किया, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं है, हो रहा है इंक्रीज, पर ऐसा नहीं है कि एकदम रैपिड इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते हैं, मतलब जीरो कंसंट्रेशन पे। अब जीरो कंसंट्रेशन का तो क्या मीनिंग होता है कि कोई चीज ली ही नहीं, तो फिर अपन कैसे निकालेंगे लैम्डा इंफिनिटी, निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से जो है वो डॉट 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 करके उसी डायरेक्शन में यहां पर कट कर देंगे, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करेंगे। ये जहां टच होगा वो किसको डिनोट करेगा, लैम्डा इंफिनिटी एम को, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को क्या ये डिनोट करेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो कोलराउस ने क्या किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, जहां m और x क्या होते हैं, जिसके बीच में कर्व खींचते हैं, तो y की जगह लिख दिया लैम्डा m और x की जगह लिख दिया रूट सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का मल्टीपल जो होता है वो स्लोप होता है m। अगर लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन ऐसे नीचे जाती है तो स्लोप नेगेटिव। यहां पर अगर ऐसे देखें, ये लाइन इस तरफ से देखें तो लाइन ऐसे नीचे जा रही है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, तो उन्होंने इसकी जगह एक कांस्टेंट लिख दिया -b, ठीक है, प्लस की जगह प्लस। c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोले तो अगर ये लाइन यहां ओरिजिन से स्टार्ट होती तो फिर इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं होता, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती तो प्लस का इंटरसेप्ट, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होती तो माइनस का इंटरसेप्ट। मैंने चैप्टर 4 पहले करवा दिया था, उसमें मैंने ये सारे ग्राफ बताए अच्छे से। तो देखो ये जो है ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और ये कितनी है वैल्यू, किसके बराबर है, लैम्डा इंफिनिटी एम के। तो इसका मतलब सी की जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंफिनिटी एम। इसको आगे पीछे लिखकर कोलराउस ने ये इक्वेशन दी थी, लैम्डा एम लैम्डा इंफिनिटी एम माइनस बी रूट सी, ठीक है। कुछ बुक में ये बोला हुआ है कि ये इक्वेशन भी क्या है, डी बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। लेकिन ये इक्वेशन दी थी किसने, कोलराउस ने, और इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था, बस ये ग्राफ से रिलेट की गई, ठीक है। ये टर्म क्यों आई है, ये माइनस बी क्या है, ये सब नहीं बता पाया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी और विस्कोसिटी को इंक्लूड कर
डीबाई, हक्कल और ऑन्सागर्ड ने इक्वेशन दी जो इसी इक्वेशन का थ्योरेटिकल बेसिस देती है। तो देखो उस इक्वेशन में लैम्डा एम की जगह लैम्डा एम, लैम्डा इंफिनिटी एम की जगह लैम्डा इंफिनिटी एम, रूट सी की जगह रूट सी, ये जो माइनस बी था उसकी जगह ये टर्म आई और ये टर्म से अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां डी क्या है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नीटा क्या है विस्कोसिटी और टी क्या है टेम्परेचर। ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इस पूरे की जगह ए लिख देता हूं, प्लस की जगह प्लस और इस पूरे की जगह बी लिख देता हूं, एक और कांस्टेंट और ये लैम्डा इंफिनिटी जगह लैम्डा इंफिनिटी। और इस पूरे को अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो इसकी जगह अगर माइनस बी लिखूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन यही प्लॉट लैम्डा एम के और रूट सी के बीच में प्लॉट अपन किसके लिए देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और एक बार दोनों प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि इन प्लॉट से क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब अपन लैम्डा एम और रूट सी के बीच में कर्व खींचते हैं तो देखो इस तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे डेल्टा सी की वैल्यू कम होगी और डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एकदम ऐसे इंक्रीज होगी सडन। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा मैं यहां पे टच नहीं करवा सकता, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर पाऊंगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, पता नहीं ये कहां पे जाके इधर टच करेगा। ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ अपन को मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ से क्या कंक्लूड होता है, तो पहला पॉइंट, ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉन लीनियर होती है। तो अगर दो इलेक्ट्रोलाइट दें और उनके लिए ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, एक के लिए नॉन लीनियर आए और एक के लिए लीनियर आए, तो जिसके लिए लीनियर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके लिए नॉन लीनियर आ रहा है वो कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा इंफिनिटी एम बोले तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके अपन निकाल सकते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करेंगे, डॉट डॉट करके यहाँ टच करवा देंगे, उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे वो अपन आगे कोलराउस लॉ देखेंगे, उससे अपन उसकी एप्लीकेशन से अपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका रेशियो निकालूं और उस रेशियो को मैं अल्फा से डिनोट करूं तो ये क्या डिनोट करता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप अच्छे से। अगर मैं मानूं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इंफिनिटी क्या शो करेगा कि टोटल आयन को शो करेगा, मतलब जितने डिसोसिएट हो सकते थे उसको शो करेगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा इंफिनिटी का क्या मतलब है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अपन समझते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे आयन क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयन को शो कर रहा है। और लैम्डा सी क्या शो करता है, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितने आयन क्या हुए हैं, डिसोसिएट। तो नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट ये शो कर रहा है ये, और ये टोटल नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट, तो इसका रेशियो तो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने अल्फा करवाया था, नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट और टोटल नंबर ऑफ आयन, उसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या शो करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जस्ट ये कंडक्टिविटी रेशियो है, मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो है एक, जो कि सी कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाला गया। ठीक है, इस चीज का भी अपन बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लॉ भी आता है और इसकी एप्लीकेशन भी आती है, उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, और शायद दुनिया में सबसे इजी न्यूमेरिकल है इस टॉपिक के। ठीक है, अच्छे से समझना। देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, ईच आयन मेक अ डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। हर आयन अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है, किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में, मतलब उस मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसका कुछ पार्ट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट आयन की वजह से और कुछ पार्ट दूसरे आयन की वजह से होगा,
और ये कंट्रीब्यूशन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि को आयन कौन सा है। सपोज करो A प्लस एक कैटायन है और उसका कंट्रीब्यूशन मान लो 10 है, तो वो हमेशा 10 ही देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके साथ B माइनस है, C माइनस है, D माइनस है, E माइनस है, उसका कंट्रीब्यूशन फिक्स होगा और वो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है वो उतना ही कंट्रीब्यूशन देगा। और द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाल सकते हैं, अपन उन कंट्रीब्यूशन का सम कर देंगे। बोले तो कैटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उनका सम करने पर टोटल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो लैम्डा इंफिनिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है और एनायन की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, उन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कैटायन और एनायन एक से ज्यादा बन रहे, जैसे मान लो AlCl3 है तो Al+3 और Cl माइनस कितने बनेंगे, 3। ऐसे केस में उन नंबर का क्या करना है, वो नंबर आगे लिखना। ठीक है, जैसे मान लो NaCl के लिए मुझे ये लिखना था, तो NaCl के लिए लैम्डा इंफिनिटी NaCl क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Na+ और Cl माइनस। तो Na+ की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, उन दोनों का सम करेंगे तो NaCl का आ जाएगा। आगे नंबर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि Na+ भी एक बनता है और Cl माइनस भी एक। जैसे MgCl2 का निकालना है तो Mg+2 और 2Cl माइनस, 2 Cl माइनस बनेंगे। तो देखो लैम्डा इंफिनाइट Mg+2, लैम्डा इंफिनाइट Cl माइनस और इसके आगे 2 लगा दिया क्योंकि 2Cl माइनस बन रहे थे। ठीक है, अगर जैसे मान लो अपन को निकालना होता Al2SO4 होल थ्राइस, इसका निकालना है तो इसमें क्या बनेगा, Al+3 और SO4-2। Al+3 कितने बनेंगे, 2, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे 2 है, और ये कितने बनेंगे, 3। तो क्या करेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे लैम्डा इंफिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस, कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंफिनिटी Al+3 और उसके आगे कितना लिखेंगे, 2 प्लस लैम्डा इंफिनिटी SO4-2 और उसके आगे कितना लिखेंगे, 3। ठीक है, तो कोलराउस लॉ ये कहता है कि जो मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके कैटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। और ये कैटायन का कंट्रीब्यूशन और ये एनायन का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि उसका को आयन क्या है। जैसे लैम्डा इंफिनिटी Na+, इसमें जितना आएगा लैम्डा इंफिनिटी Na+ किसी और इलेक्ट्रोलाइट में अगर प्रेजेंट है Na+, तो उसमें भी उतना ही देगा। जैसे इन दोनों में देखो लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस दोनों में ही है, तो ये लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस की वैल्यू यहां पर और लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस की वैल्यू यहां पर, दोनों ही फिक्स होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इसमें Na के साथ था जिसकी वैल्यू कुछ और है, Mg के साथ है तो कुछ वैल्यू है और है। तो हर आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है और उन कंट्रीब्यूशन को सम कर दे तो टोटल क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की। ये जो अपन इस फॉर्म में लिखना कि कैटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम करने पर टोटल मोलर कंडक्टिविटी आती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये चीज मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे लगा सकता हूं। कोलराउस लॉ इक्वली एप्लीकेबल होता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, तो देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, करीब 5 to 6 एप्लीकेशन है। अपनी बुक में 2 दे रखे हैं, एक तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अभी अपन ने देखी थी कि अपन ग्राफ से तो नहीं निकाल सकते, तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो एक तो वो देखना है अपन को, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर ये दोनों टॉपिक करते हैं, उन दोनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपन सब जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड से अपन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो फिर कोलराउस लॉ को यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे, वो अपन देखते हैं। यहां पे भी अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तरीका है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसमें अपन क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को इस्तेमाल करेंगे। अब कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे वो अपन को सोचना है। तो एक एग्जांपल से समझो इसे। जैसे सपोज करो CH3COH जो कि एक वीक एसिड होने की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा। कौन कौन से करूंगा ध्यान से सुनना, और क्यों करूंगा वो भी देखो। अगर इस पे कॉलराउस लॉ लगाता हूं तो कॉलराउस लॉ कहता है कि इसके कैटायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और इसके एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी बोले तो H+ और CH3CO- की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी उनका सम इसके बराबर होगा। और ये भी कॉलराउस लॉ कहता है कि ये जो है इसका कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है, इसकी वैल्यू मैं किसी और इलेक्ट्रोलाइट से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये किसमें भी प्रेजेंट होगा इसका कंट्रीब्यूशन उतना उतना ही होता है, और इसको भी मैं किसी और से निकाल सकता हूं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज करूंगा जिसमें ये एनायन हो, और इसको निकालने के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज करूंगा जिसमें H+ हो। तो इसको निकालने के लिए मैंने CH3CONa ले लिया क्योंकि इसमें CH3CO- आएगा, और इसको निकालने के लिए मैं HCl ले लिया। लेकिन इन दोनों पे जब मैंने लगाया, देखो इस पे अगर कॉलराउस लॉ लगाता हूं तो क्या होता है, लैम्डा इंफिनिटी CH3CONa, ये लैम्डा इंफिनिटी CH3CO- प्लस लैम्डा इंफिनिटी Na+, और HCl पे लगाया तो लैम्डा इंफिनिटी H+ और लैम्डा इंफिनिटी Cl-। इससे अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दूं तो इसकी और इसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी ये दो एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को हटाने के लिए मैं एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा जिसमें ये दोनों एडिशनल आयन हो। जैसे कि इसमें Na एक्स्ट्रा है, इसमें Cl एक्स्ट्रा है, तो एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चूज किया, NaCl। अब Na+ और Cl-, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं और उसमें से ये वाला माइनस कर देता हूं तो ये Na+ Cl-, इन दोनों Na+ Cl- को हटा देगा, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ये दोनों जो कि इसके सम के बराबर होगा, जो कि इनडायरेक्टली ये देगा। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, लैम्डा इंफिनिटी CH3COH- के लिए वो लगाया कॉलराउस लॉ। तो लैम्डा इंफिनिटी CH3CO- प्लस लैम्डा इंफिनिटी CH+, ठीक है। फिर अपन ने इसके लिए लगाया लैम्डा इंफिनिटी CH3CONa के लिए लगाया तो लैम्डा इंफिनिटी CH3CO- और लैम्डा इंफिनिटी Na+। फिर अपन ने इसके लिए लगाया लैम्डा इंफिनिटी HCl, क्या होगा, लैम्डा इंफिनिटी H+ और लैम्डा इंफिनिटी Cl-। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पे भी होगी, और H+ की जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू यहां पर भी होगी। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फिक्स रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम, ये दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इन दो को हटाने के लिए मैंने लैम्डा इंफिनिटी NaCl ले लिया जिसमें Na+ और Cl- दोनों। अब मैं इन दोनों को तो कर रहा हूं ऐड, ठीक है, सेकंड और थर्ड, किन दोनों को ऐड कर रहा हूं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वालों को ऐड कर रहा हूं जिसमें वो कैटायन और एनायन है, और उस वाले को मैं माइनस कर रहा हूं जिसमें ये एडिशनल वाले हैं। तो देखो पुट करते हैं, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू, और NaCl की जगह इसकी वैल्यू। जब ये माइनस हटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये माइनस वाला इसको कट कर देगा, ये माइनस वाला इसको कट कर देगा, पीछे क्या बचेगा, लैम्डा इंफिनिटी CH3CO- लैम्डा इंफिनिटी H+, क्या बच जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी H+। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करो। ये वाली चीज जो है उसकी वैल्यू ये है, और ये वाली चीज की भी वैल्यू ये है। दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है बराबर आ रही है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। मतलब ये जो है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, इन तीनों से निकाल सकता हूं। अब ये तो अपन ने प्रूफ किया, कभी कभी ये प्रूफ करना भी आता है, ऐसे कैसे, ठीक है, खाली ऐसे कह देते हैं कि लैम्डा CH3COH की कैलकुलेशन करो, एग्जाम में आ रखा है बोर्ड में। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल आते हैं तो अपन इतना सब थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे, ये वाला कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सा है, फोकस करो। देखो CH3COH निकालना है तो वो दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ऐड करेंगे जिसमें या तो ये कैटायन हो या एनायन हो। जैसे मतलब या तो CH3CO या H हो, इन दोनों को तो ऐड करेंगे, और उस वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देंगे जिसमें ये एडिशनल है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरीके से अपनी किसकी आगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी अपन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो इस पे सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस किस की दे रखी है, CH3CONA की, HCl की, NaCl की, और क्या रहा है इसकी निकालना। ठीक है, तो इसकी निकालनी है अपन को, तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखो CH3CO किसमें, इसमें, तो ये तो हो गया, H किसमें, इसमें, ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को तो अपन क्या कर देंगे ऐड, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कैसा, एक और लेते, देखो लैम्डा इंफिनिटी NH4Cl दे रखा है, लैम्डा OH माइनस दे, लैम्डा इंफिनिटी OH माइनस दे रखा है, लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस दे रखा है, और कह रहा है NH4OH निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे, NH4OH निकालना है तो ये वाले में NH4 है ना, तो इसको अपन ऐड कर देंगे, इसको रख देंगे NH4Cl प्लस, मेरे को OH माइनस भी चाहिए, तो OH माइनस वाला कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी भी चलेगी और उस आयन की भी चलेगी। इसमें आयन की दे रखी है, OH माइनस तो मुझे चाहिए ना, तो इसमें मैं ऐड करूंगा, ये कर दिया ऐड। अब इसमें ये Cl नहीं चाहिए मुझे, ये हटाना है, तो इसके लिए लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस दे रखा है, तो जो हटाना उसको माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 149.7, इसकी वैल्यू कितनी है 198, और Cl माइनस की कितनी है 76.3, माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखते हैं, देखो एकदम सिंपल सा है लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। लैम्डा इंफिनिटिव Mg+2 दे रखा है, लैम्डा इंफिनिटिव Cl माइनस दे रखा है, और लैम्डा इंफिनिटिव MgCl2 निकालना है। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि Mg+2 और Cl माइनस दे रखा है तो वो करते हैं ऐसे Mg+2 कोलराउस लॉ से, और क्या कर देते हैं लैम्डा इंफिनिटिव Cl माइनस, दोनों की वैल्यू रख के ऐड कर देते हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, जब MgCl2 डिसोसिएट होगा तो एक Mg+2 देगा और 2 Cl माइनस देगा, तो यहां आगे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है 106.12 ट्वाइस, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 76.34, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, कभी कभी न्यूमेरिकल में ये जैसे ये वाला ही न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू भी दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं, और इसकी भी दे देते हैं, और इसकी निकालनी हो बोले तो वीक वाले की दे देते हैं, और जो 3 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उनमें से किसी 2 की देते हैं और एक की निकालनी हो। तो अभी क्या फर्क है, पहले इक्वेशन लिख दो फिर इधर उधर ट्रांसफर करके निकाल लो। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। इसको अच्छे से समझना, बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अपन निकालते किससे, ट्रांसपोर्ट नंबर से। और ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर वो नंबर होता है जो क्या है एक तरह का फ्रैक्शन है। और किस चीज का फ्रैक्शन है, उस आयन की वजह से कितनी करंट जा रही है, उस आयन की वजह से कैटायन है तो कैटायन, और एनायन है तो एनायन की वजह से कितनी करंट है अपॉन टोटल करंट। ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, किसका करंट कितनी ले जा रहा है हर आयन, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। और ये अपन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपन हिट्रोफ मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड, ये 2 एक्सपेरिमेंट है जिनसे अपन ये क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बुक में इनके नाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिर फाइंड कहां से करेंगे, क्योंकि इनकी भी तो वैल्यू चाहिएगी, तो इनको अपन एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। अब इनको निकालने का अपने टॉपिक से क्या लेने देना, तो जो ये n जो है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला और है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस आयन का अपन को ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, उस आयन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो आयन हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो Na+ का मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+ अपॉन
नीचे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूंगा जिसमें Na+ होता है, जैसे NaCl, तो नीचे क्या लिखूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, और उसके रेशियो से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर। अब अपन यहां पर कैसे यूज करेंगे देखना। जैसे सपोज करो CH3COH की अपन को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो कि क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोलराउस लॉ से अपन जानते हैं ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इंफिनिटी CH3CO- प्लस लैम्डा इंफिनिटी H+ के। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दो आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट नंबर CH3CO- का और ट्रांसपोर्ट नंबर H+ का कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, तो इस आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जिसमें CH3CO- हो, तो अपन ने CH3CON ले लिया, ठीक है। ऐसे कैसे H+ कैसे निकालेंगे, लैम्डा इंफिनिटी H+, और नीचे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें H+ होता है, तो लैम्डा इंफिनिटी HCl। अब इससे लैम्डा इंफिनिटी CH3CO- निकाल सकता हूं, इसको इधर भेज दूंगा, ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो, लैम्डा इंफिनिटी H+ हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर पुट करूंगा, तो ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये और ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो निकाल के यहां रख देंगे। और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर, और इनको अपन एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं वैल्यू, वो पुट कर देंगे, तो अपन किसका आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज, अगर एग्जाम में ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन पूछे तो पहले ये डेफिनेशन, फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे निकालेंगे, लैम्डा एट C कंसेंट्रेशन और लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और चीज एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी NH4OH एट कंसेंट्रेशन 0.1 m पे कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, 0.001 m पर भी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो दोनों ही केस में, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। एकदम सिंपल सा है, बुक में है ये सारे एग्जांपल। पहले अपन निकालते हैं 0.1 m पे, तो इधर फॉर्मूला क्या होगा अल्फा का, लैम्डा एट कंसेंट्रेशन, गिवन कंसेंट्रेशन बोले तो 0.1 पे लैम्डा कितना है और लैम्डा इंफिनिटी कितना है। 0.1 m पर कंसेंट्रेशन पे दे रखा है 3.6, ये रख दिया, और इनफाइनाइट पे दे रखा है 271.1, ये रख दिया। आंसर आ जाएगा 0.013%, में कितना हो जाएगा 1.3%। सिर्फ 1.3% डिसोसिएट हो रहा है, यही तो वजह है कि ये वीक है। अगर एट 0.00 m अगर कंसेंट्रेशन ले, जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, उस पे निकाल के देखते हैं, तो इस कंसेंट्रेशन पे लैम्डा दे रखा है, कितना दे रखा है 34, और लैम्डा इंफिनिटी दे रखा है, दोनों का रेशियो निकाला 0.125, कितना है 12.5%। मतलब इतनी कम कंसेंट्रेशन पे भी देखो वैल्यू क्या आ रही। खैर छोड़ो, ये अपना न्यूमेरिकल हो गया। एक और चीज, इस न्यूमेरिकल को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में लैम्डा C ना दे, मतलब गिवन कंसेंट्रेशन पे जो लैम्डा दे वो ना दे, उसकी जगह कुछ और दे। क्या दे दे, आपको कंडक्टिविटी दे दे और मोलरिटी दे दे, तो फिर लैम्डा C अपन को मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले से निकाल के पुट करनी पड़ेगी। या फिर एक और चीज क्या कर सकते हैं, लैम्डा इंफिनिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का दे ही ना, तो फिर नहीं देंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन ने जैसे निकाला था उस तरीके से निकाल के रखेंगे। इस तरीके से अपना कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन पूरी होती है। जाते जाते मैं आपको दो न्यूमेरिकल के साथ छोड़ के जा रहा हूं, आप उन दोनों न्यूमेरिकल को भी अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एक बार आप इसको वापस अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।